हेलो फ्रेंड्स, मैं पारिक फिजिक्स एकेडमी चैनल में संजय पारिक एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बीएससी फाइनल ईयर में क्वांटम मैकेनिक्स हमारा पेपर है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। साथ ही अकॉर्डिंग टू सिलेबस यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी? आप फर्स्ट ईयर में क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते थे, चिरसममित यांत्रिकी, मतलब 19वीं शताब्दी के लास्ट क्वार्टर को अगर हम छोड़ दें तो उसके पहले की समस्त यांत्रिकी जो हमें ज्ञात है, समस्त मैकेनिक्स जो हमारे पास में है, उसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते थे। और जिसमें हम न्यूटन या उसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, क्योंकि हम उसमें गति के न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं। अब आपको पता है न्यूटन के नियम है, गति के नियम नहीं पता तो फर्स्ट ईयर मेरा क्लासिकल मैकेनिक्स का जो टॉपिक है उसे आप वीडियो देख सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में 1890 के आसपास कुछ एक ऐसे प्रयोग हुए जैसे कृष्णिका विकिरण में ऊर्जा वितरण। एक बॉडी है, ब्लैक बॉडी, अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा मैं आपको क्या होती है ब्लैक बॉडी। उसको जब गर्म किया गया तो उसमें से रेडिएशन एमिट हुए, रेडिएशन निकले। अब इन रेडिएशंस में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है? जैसे गर्म किया आपने तो ताप निकला, ताप मतलब ऊष्मा, ऊष्मा मतलब ऊर्जा, ठीक है। ताप का मतलब हीट, हीट मींस एनर्जी। तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो आपके रेडिएशंस निकले ब्लैक बॉडी में से, इन रेडिएशंस में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ, इसके बारे में। दूसरा, सॉलिड्स में स्पेसिफिक हीट होती है, ठोसों में विशिष्ट ऊष्मा होती है। क्यों होती है? इसको क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं समझा पाया। कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये कुछ एक ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे 1890 के बाद में जो हुए, वो क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा समझा नहीं पाए। तो इसके लिए हमें, ये लिमिटेशंस थी क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो इसके लिए हमें एक नई यांत्रिकी डेवलप करनी थी, जिस यांत्रिकी को क्वांटम यांत्रिकी कहा गया। दोस्तों, इसका नाम क्वांटम यांत्रिकी इसलिए पड़ा क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में प्रकाश को एक तरंग की भांति समझा जाता था, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक कर्व हमने बना रखा है जो ब्लैक बोर्ड पे आपको दिख रहा है। इसे मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। अगर हम, ये प्रैक्टिकली कर्व था कि जो प्रैक्टिकल हमने किया, जो ब्लैक बॉडी को गर्म किया, गर्म करने से उसमें से जो रेडिएशन निकले वो अलग अलग वेवलेंथ के, अलग अलग तरंगदैर्घ्य के जो रेडिएशंस निकले और कितने अमाउंट में निकले, उसमें मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर रखा है। ये प्रैक्टिकल ग्राफ है मेरा, ठीक है। लेकिन जब थियोरेटिकली अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता था। ये थियोरेटिकल ग्राफ बनता था, जो हमारी थ्योरी का प्रिंसिपल था कि लाइट जो है वो एक वेव फॉर्म में मूव करती है, प्रकाश जो है वो एक तरंग गति करता है। लेकिन प्रैक्टिकल मैंने देखा तो ये जो ग्राफ था ये थियोरेटिकल ग्राफ से मैच नहीं हो रहा था। यहां तक तो मैच हो रहा था, लेकिन उसके बाद में वो एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रहा था, और यहां जो प्रैक्टिकल ग्राफ है वो डाउन आ रहा था। दैट मींस क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। इस प्रॉब्लम को मैक्स प्लैंक नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सॉल्व किया, और उन्होंने ये बोला कि जो लाइट है ये वेव फॉर्म में गति न करके, वेव फॉर्म में भी गति करती है लेकिन ये पार्टिकल फॉर्म में गति करती है। ड्यूअल नेचर, प्रकाश का द्वैत प्रकृति, कण और तरंग प्रकृति, लाइट की ड्यूअल नेचर, पार्टिकल वेव नेचर, ठीक है। तो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए हमने कर्व खींचा, इस कर्व के आधार पर मैक्स प्लैंक ने बताया कि जो लाइट है वो ड्यूअल नेचर की होती है, ठीक है। अब लाइट जो है वो कण के रूप में गति करती है, पैकेट्स की फॉर्म में इसकी एनर्जी होती है, और इसकी एनर्जी के लिए एक एक्सप्रेशन दिया गया, एक पैकेट की जो एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज एच न्यू। ये एच जो था ये तो प्लैंक कांस्टेंट था, और ये न्यू जो थी ये फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो इस एक पैकेट की एनर्जी को इस एक्सप्रेशन से निकाला जा सकता है, और इस एक पैकेट को हम बोलते हैं क्वांटा।
और मल्टीपल फॉर्म्स होती है क्वांटम। तो इसलिए इस मैकेनिक्स का नाम पड़ा क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। यहां हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चालू कर रहे हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स की लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस आपको पता है, लिमिटेशंस क्या थी कि ये ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं समझा पाया, कृष्णिका विकिरण में ऊर्जा वितरण को नहीं समझा पाया, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को क्लासिकल मैकेनिक्स सिद्धांत के आधार पर नहीं समझा जा सकता, तीसरा कॉम्पटन इफेक्ट को नहीं समझा जा सकता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा जा सकता। तो ये काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स थे जिन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स की लिमिटेशंस को बताया। नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या है? तो ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर आप किसी भी लाइट को गिराएं, इंसिडेंट करें, तो वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। मींस लैम्डा टेंड्स टू 0 से लैम्डा टेंड्स टू इंफिनिटी तक की किसी भी वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब उसका जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है, 100%। अर्थात ब्लैक बॉडी या कृष्णिका किसी भी प्रकाश को जो उसके ऊपर आपतित होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। समझे मेरी बात? ब्लैक बॉडी क्या है? अब ब्लैक बॉडी एक्चुअली फिजिकली कैसी होती है तो मैं आपको बताता हूं कि फिजिकली जैसे एक फुटबॉल होता है ना, उस तरीके की एक बॉडी ले लो आप, मेटलिक धातु से बनी हुई। उसके अंदर को पूरा काला कर दो आप, काला रंग कर दिया आपने, और एक छोटा सा सूक्ष्म छिद्र माइक्रोस्कोपिक लेवल का वहां पे एक छोटा सा छेद, होल हम कर देते हैं। इस होल से अगर हम उस बॉडी को देखेंगे तो वो हमें अंदर से ब्लैक दिखाई देगी। अब हुआ क्या दोस्तों कि जैसे ही इस ब्लैक बॉडी को टेम्परेचर दिया गया, हीट दी गई, एनर्जी दी गई, गर्म किया गया, तो पहले मैंने शुरुआत में इसको 1000 केल्विन दिया, फिर उसके बाद में 1500 केल्विन दिया, 1750 केल्विन दिया, और फिर 2000 केल्विन कांस्टेंट कर दिया। मतलब सबसे पहले इस बॉडी को मैंने 1000 केल्विन ताप दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो जो छिद्र है उससे जो विकिरण निकले, अब ये विकिरण कैसे निकले? तो जैसे ही हमने कृष्णिका को गर्म किया, कृष्णिका के अंदर एटॉमिक ऑसिलेटर्स होते हैं, परमाणविक दोलित्र। वो क्या करते हैं, जैसे ये कोई पार्टिकल है, इसको आप एनर्जी दे रहे हैं तो ये अपनी मध्यमान स्थिति के इर्द गिर्द गति करेगा। आपने और नीचे से ताप दिया और एनर्जी दी, तो एक टाइम आएगा ये अपनी पोजीशन को छोड़ के एमिट हो जाएगा। ठीक है, तो कृष्णिका या ब्लैक बॉडी के अंदर यही हुआ एग्जैक्टली। ये यहां से निकला, यहां से इस दीवार पे टकराया, यहां रिफ्लेक्ट होके इस पे आया, यहां से रिफ्लेक्ट होके इस पे, और कुछ टाइम बाद में ये बाहर निकल गया। तो हमने अगर इसको नीचे से टेम्परेचर दिया और 1000 केल्विन पे कांस्टेंट कर दिया, तो उसमें हमें यहां धीरे धीरे रेडिएशंस मिलने लगे, और ये रेडिएशंस में लैम्डा टेंड्स टू 0 से लैम्डा टेंड्स टू इंफिनिटी तक वेवलेंथ तक के रेडिएशंस थे। तो हमने क्या किया, यहां 1000 केल्विन पे जो लैम्डा के अकॉर्डिंग हमें जितना अमाउंट मिला उसको हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। समझ गए मेरी बात? फिर मैंने क्या किया, मेरी कृष्णिका को 1500 केल्विन दिया और 1500 केल्विन देकर के कांस्टेंट कर दिया। अब जितना ज्यादा टेम्परेचर दिया उतने ही ज्यादा रेडिएशंस की जो वॉल्यूम था, रेडिएशंस बढ़ गए, उतने ही ज्यादा अमाउंट बढ़ गया इनका। अमाउंट बढ़ा तो 1500 केल्विन पे मैंने जितने लैम्डा, जैसे लैम्डा 50 माइक्रोमीटर का रेडिएशन निकला, तो उसकी एनर्जी कितनी है वो मैंने नोट कर ली, ग्राफ प्लॉट कर लिया। लैम्डा बराबर 100 माइक्रोमीटर का रेडिएशन निकला, उसकी कितनी एनर्जी थी वो मैंने ड्रॉ कर ली। तो इस तरीके से मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया। फिर मैंने क्या किया, इसको 1750 केल्विन दिया, कांस्टेंट कर दिया। अब यहां रेडिएशंस और ज्यादा हो गए, रेडिएशंस ज्यादा हुए तो 1750 केल्विन पे इसके रेडिएशंस को मैंने लैम्डा के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट था उसको मैंने प्लॉट कर लिया, और ऐसे ही मैंने 2000 केल्विन पे लैम्डा के अकॉर्डिंग उसके अमाउंट को प्लॉट कर लिया। चीज समझ गए? तो ये जो ग्राफ था, ये सबसे पहले दो वैज्ञानिक थे, लूमर और प्रिंगशाइन। क्या नाम थे उनके? लूमर और प्रिंगशाइन। लूमर और प्रिंगशाइन ने, देखिए मेरी बात अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत सारी बुक्स में कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दे रखा है। एकदम आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, जरूरत क्यों पड़ी क्वांटम मैकेनिक्स की। ठीक है, तो लूमर और प्रिंगशाइन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कृष्णिका विकिरण, कृष्णिका है ये,
इससे विकिरण निकले। इन विकिरण की एनर्जी कितनी है, उनमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ, इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लैम्डा के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी कितनी है वो भी बोलते हैं। इस ई लैम्डा को मैं बोलता हूं स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता या स्पेक्ट्रमी एमिशन कैपेसिटी कितनी है इसकी, ठीक है। तो लूमर और प्रिंगशाइम ने कृष्णिका विकिरण में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उसको अपने कर्व से बताया। चीज समझे मेरी, ये कर्व क्या है वो समझ गए अच्छे तरीके से, गुड। अब लूमर और प्रिंगशाइम ने इस कर्व को बनाया, साथ ही इस कर्व से कुछ कंक्लूजन भी निकाले। ये कंक्लूजन क्या थे, ये कंक्लूजन थे, देखिए, लूमर और प्रिंगशाइम ने ये बोला कि देखिए ये जो पीक मिल रही है हर वक्त कर्व में, आपको एक पीक मिल रही है, एक तीक्ष्णता मिल रही है, एक आपको यहां पे अनुनाद मींस मैक्सिमम पोजीशन मिल रही है, जिसको मैंने लैम्डा मैक्सिमम बोला है। 1000 केल्विन के लिए लैम्डा मैक्सिमम 3, ये T4 माना है मैंने। 1500 केल्विन के लिए ये लैम्डा मैक्सिमम 2, 1750 केल्विन के लिए लैम्डा मैक्सिमम 1 और 2000 केल्विन के लिए लैम्डा मैक्सिमम, ये चीज मानी है मैंने। तो ये लैम्डा मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ जो आपकी ब्लैक बॉडी से एमिट हुआ है। तो देखिए इस वाले कर्व में ये लैम्डा मैक्सिमम, यहां लैम्डा की वैल्यू मोर ज्यादा है, यहां लैम्डा की वैल्यू कम है, यहां 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम चल रहे हैं ना, तो यहां लैम्डा कम हुआ, यहां लैम्डा ज्यादा हुआ। तो सबसे पहले वीन आपके एक साइंटिस्ट थे, वीन ने क्या बोला, वीन ने बोला कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है क्वांटम मैकेनिक्स का, जैसे जैसे आप रेडिएशन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू है, देखिए ये मिनिमम लैम्डा की तरफ जा रही है। लैम्डा मैक्सिमम 3 इधर है, इससे लैम्डा मैक्सिमम 2 और कम, लैम्डा मैक्सिमम 1 और कम और लैम्डा मैक्सिमम और कम। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य का मान लघु तरंगदैर्घ्यों की ओर विस्थापित होता है। इसे हम वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। वीन का विस्थापन नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है आपका, कि ताप बढ़ाने पर जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है, ताप बढ़ाने पर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कम लैम्डा, लघु लैम्डा की तरफ डिस्प्लेस होती जाती है। डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाया वीन का, ये वीन का विस्थापन नियम कहलाया। चीज समझ में आई मेरी? ये फर्स्ट कंक्लूजन था, ठीक है। अच्छा, लैम्डा मैक्सिमम के बारे में एक चीज और बताता हूं कि देखो, आपने लोहे को गर्म होते हुए देखा है। जब लोहे को हमने बहुत ज्यादा गर्म कर दिया तो लोहे का आकार, लोहे का कलर कैसा दिखता है, हमें रेडिश दिखता है, लाल कलर का। उसके बाद इसको अगर हम और ज्यादा गर्म कर दें, आपने शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा, उसके बाद में ये ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। जैसे, तो ये कलरिंग क्या है, जैसे मेरे ऊपर व्हाइट लाइट गिर रही है, ठीक है, मेरे ऊपर प्रकाश गिर रहा है, तो मेरी स्किन का एक पर्टिकुलर कलर आपको दिख रहा है। ये कैसे दिखता है, लाइट गिरी, अब लाइट में तो सभी वेवलेंथ है, तो एक वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होकर के गई, वो आपकी आंखों पे गई, और जो जिस वेवलेंथ, जिस कलर की वेवलेंथ आपकी आंखों पे रिफ्लेक्ट हुई, वो कलर मेरी स्किन का आपको दिखेगा। समझ गए बात को? बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए। जैसे ये चीज ब्लैक दिख रही है, ठीक है, ये चीज ऑरेंज दिख रही है, तो यहां लाइट गिरी, ऑरेंज को छोड़ करके बाकी एब्जॉर्ब हो गई, और ऑरेंज रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों पे पहुंची, तो आपको इसका कलर कैसा दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा, ठीक है। तो अब लोहे का कलर ब्लू दिखता है। तो देखिए, ये जो फिनोमिनन है, इससे हम कई बार स्टार्स के कलर को भी मेजर करते हैं। तारों का कलर कैसा है या तारों का टेम्परेचर कैसा है। अब वहां तारों को जाकर के उसका थर्मामीटर तो लगा नहीं सकते कि स्टार में जाके थर्मामीटर लगा दिया,
नहीं ना। तो तारों के कलर को मेजर करने के लिए ये टेक्निक काम में ली जाती है। कैसे? हम देखते हैं कि तारों से कौन से कलर की वेवलेंथ आ रही है और उस कलर की वेवलेंथ का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, तो हम ये देख लेते हैं कि हाँ, तारों का कलर इस वेवलेंथ का, ये तारों का जो टेम्परेचर है वो ये है, क्योंकि उससे इस वेवलेंथ की मेरे पास में इस कलर की वेवलेंथ आ रही है। चीज समझे मेरी? तो पहला जो दोबारा आते हैं इसके ऊपर, ल्यूमर और प्रिंगस्टाइन का ये ग्राफ है। इस ग्राफ में वीन ने बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो लैम्डा मैक्सिमम है वो लघु तरंगदैर्घ्यों की ओर, वो मिनिमम वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होता है, डिस्प्लेस होता है। दैट लॉ इज नोन एज वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन का विस्थापन नियम। ठीक है। अब दो वैज्ञानिक, एक तो वीन और एक रेले जीन्स, वीन और रेले जीन्स ने क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस्ड के ऊपर इस ग्राफ को समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझा पाए। रेले जीन्स तो हाफ पार्ट समझा पाए और वीन बाकी हाफ पार्ट समझा पाए। क्यों? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में लाइट को कैसे बिहेव किया था? एज अ वेव। ठीक है। और जबकि प्लैंक ने इसके बाद में, थर्ड नंबर पे आते हैं प्लैंक ने बोला कि लाइट है अ ड्यूअल नेचर, लाइट जो है वो द्वैत प्रकृति की होती है, वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी रखती है। और इस कारण से उन्होंने ये बोला कि लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उन एक पार्टिकल की एनर्जी hν होती है। और इस पार्टिकल नेचर के द्वारा प्लैंक ने पूरा ग्राफ को समझा दिया। वीन और रेले जीन्स के जो नियम थे उन नियमों को मैथमेटिकली एनालिसिस करके। तो आपको मोटी मोटी चीज क्लियर हुई कि क्लासिकल मैकेनिक्स की लिमिटेशंस क्या थी, क्वांटम मैकेनिक्स की नीड क्यों क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत महसूस हुई, और साथ ही ब्लैक बॉडी क्या है और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, और इस ग्राफ का कंक्लूजन क्या है। तो ग्राफ के कंक्लूजन में तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अपन इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे अमाउंट ऑफ रेडिएशंस विल ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये जो अमाउंट है रेडिएशंस का वो इंक्रीज होता जा रहा है, हो रहा है ना। ये देखिए, इसका कम है, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा। ठीक है। तो तीसरी चौथी चीज, जैसे जैसे टेम्परेचर आपने बढ़ाया वैसे वैसे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू भी बढ़ी। अब देखिए, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू 1000 केल्विन के लिए इतनी सी थी, फिर उसके बाद में ये और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी। ठीक है। तो ये कुछ एक कंक्लूजन थे इस ग्राफ के। आगे आने वाले वीडियोस में हम इस ग्राफ के बारे में तथा मैक्स प्लैंक का जो रेडिएशन लॉ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक जो आपको पढ़ना चाहिए या मुझे आपको बताना चाहिए, किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जाके उस टॉपिक का नाम लिखिए। मैं जल्दी ही उससे रिलेटेड वीडियोस आपके सामने लेके आऊंगा। और बीएससी, एमएससी, 11th, 12th और कंपटीशन एग्जाम्स के फिजिक्स के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मोटिवेशनल बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, साथ ही बहुत सारी बुक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो, अगर चैनल का कंटेंट आपको पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।